जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। आप लोग जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष व्यतीत कर चुके हैं और दूसरे वर्ष के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रथम वर्ष के अंतर्गत बहुत सारी उपलब्धियां उनकी रही। उस उपलब्धियों में ज्योतिष का क्या योगदान रहा और आने वाला जो वर्ष है वो उनके लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से किस प्रकार होने वाला है, मैं इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको देना चाहता हूं। सब लोग ध्यान से सुने, इससे आपको अपने जीवन में भी अपने ग्रहों के अनुसार अपने जीवन को बदलने में काफ़ी सुविधा होगी, काफ़ी फायदा होने वाला है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को सुबह 11 बजे महेशाना गुजरात के अंतर्गत हुआ है। जन्म वृश्चिक लग्न के अंतर्गत हुआ है। लग्न में चंद्रमा और मंगल विराजमान हैं। केतु सूर्य बुध 11वें भाव के अंतर्गत विराजमान है। शनि और शुक्र 10वें भाव के अंतर्गत विराजमान है। राहु जन्म कुंडली के 5वें भाव के अंतर्गत विराजमान है। अब महत्वपूर्ण विषय ये रहता है कि जो पहला उनका कार्यकाल निकला उसमें उसके बजाय जो दूसरा कार्यकाल है उसमें बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए। अनएक्सपेक्टेड डिसीजन थे जो लिए गए, जो शायद बहुत मुश्किल डिसीजन थे, उनको लिया गया। क्यों ऐसे डिसीजन ले पाए? और ये जो वर्ष निकला है ये आने वाले वर्ष में कुछ नई सूचना हमारे लिए दे रहा है। तो मैं आपको कुछ चीजों पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि 2019 में अगर उठा करके देखा जाए, 2019 में 27 फरवरी 2019 को जाकर के चंद्रमा में केतु, अभी चंद्रमा की दशा उनकी चल रही है और चंद्रमा में केतु का अंतर जाकर के स्टार्ट होता है 27 फरवरी 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली के अंतर्गत। और उसके साथ वो खत्म कब होता है? अक्टूबर के स्टार्टिंग में जाकर के वो जो केतु का अंतर है वो खत्म होता है। केतु आदरणीय प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी के जन्म कुंडली के एकादश भाव में जाकर के विराजमान है और एकादश भाव में भी सूर्य और बुध के साथ जाकर के विराजमान है। बुध एकादश भाव में उच्चस्थ होकर के विराजमान है। बुध जीवन में आगे बढ़ने के तरीके को हमें दर्शाता है। केतु आक्रामक डिसीजन लेने के लिए और बुध सोची समझी डिसीजन लेने के लिए तैयार करता है। तीनों प्लैनेट का जो पूरी तरह से समावेश रहा वो जाकर के खत्म हुआ अक्टूबर में। अब अक्टूबर में खत्म होने से पहले अगर आप देखेंगे तो जो सारे डिसीजन लिए गए हैं वो कब लिए गए हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं वो कब लिए गए हैं, अगर हम उस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप लोग जानते हैं कि 5 अगस्त को धारा 370 की जो रूपरेखा, यानी अगस्त महीने में धारा 370 की जो रूपरेखा है वो पूरी तरह से तैयार किया गया और उसको लेकर के आया गया। उसके साथ जुलाई महीने में 3 तलाक को लेकर के डिसीजन लिया गया। बाकी जो सीए को लेकर के डिसीजन रहा वो दिसंबर महीने में रहा। नवंबर महीने में राम मंदिर को लेकर डिसीजन रहा, जो बहुत हाईलाइटिंग डिसीजन रहे। लेकिन इन सबकी जो रूपरेखा तैयार की गई है वो कहीं ना कहीं इनसे बहुत पहले कर ली गई थी, यानी सितंबर महीने में जब केतु अंतर्दशा में थे तो उसी टाइम पर ये रूपरेखा तैयार कर ली गई। तो ये कुछ ऐसे डिसीजन रहे जिसके लिए प्लैनेट जिम्मेदार रहे और जिस डिसीजन को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद जीवन भर लोग याद करेंगे। अब मैंने क्यों केतु को यहां पर हाईलाइट किया, क्यों केतु को आप लोगों को बताया? अभी आने वाले समय में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है ज्योतिष के अंदर। 23 सितंबर को राहु और केतु परिवर्तित होने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि राहु हमेशा उल्टा चलता है। राहु परिवर्तित होकर के वृष राशि, अभी मिथुन राशि के अंदर है लेकिन राहु परिवर्तित होकर के वृष राशि के अंदर पहुंच जाएगा और केतु परिवर्तित होकर के वृश्चिक राशि के अंतर्गत पहुंच जाएगा। यानी वृश्चिक राशि के अंदर जब केतु पहुंचेगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लग्न में जाकर के, यानी राशि में जाकर के गोचर करेगा। वहां पर ऑलरेडी मंगल बैठा हुआ है और चंद्रमा वहां पर जाकर के बैठा हुआ है।
जब यहां पर यह प्लैनेट गोचर करेगा उसके साथ परिस्थितियां क्या होने वाली है, नवंबर महीने में बृहस्पति गोचर करने चला जाएगा तीसरे भाव के अंतर्गत। शनि ऑलरेडी तीसरे भाव में गोचर कर ही रहा है। ज्योतिष शास्त्र कहता है त्रिखट एकादशी राहु, त्रिखट एकादशी शनि, त्रिखट एकादशी भौमा, सर्वारिष्ट विचिंतय। यानी आने वाले वर्ष में सितंबर के बाद हम आज की अपेक्षा आदरणीय प्रधानमंत्री को और आक्रामक रुख में देखेंगे और आक्रामक डिसीजन लेने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है वो जाने जाएंगे। लेकिन यहां पर दो तीन चीजें भी है। जब केतु मंगल एक साथ होते हैं, ध्यान रखिए, जब केतु मंगल दो प्लैनेट एक साथ होते हैं तो दुर्घटना इत्यादि की संभावनाएं भी तैयार करते हैं। शत्रु बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और कल बल छल कुछ भी करके आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। केतु मंगल जब 23 सितंबर को एक साथ होंगे तो उसके बाद विस्फोट इत्यादि से प्रधानमंत्री को हानि पहुंचाने का भी प्रयास किया जाएगा, उनको शारीरिक नुकसान देने का भी प्रयास किया जाएगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं उनको सावधानी भी बरतनी होगी, बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब अगर हम भारतीय जनता पार्टी की विशेष कुंडली को लेकर के देखें तो भारतीय जनता पार्टी पर अभी चंद्रमा की दशा चल रही है, राहु का अंतर चल रहा है। 8 अप्रैल 2021 तक, जो 8 अप्रैल 2021 तक चंद्रमा में राहु का अंतर रहने वाला है। चंद्रमा भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के अंतर्गत छठे भाव में जाकर के विराजमान है और राहु अगर उठा करके देखा जाए तो तीसरे भाव में विराजमान है। तीसरे भाव में मंगल, शनि और बृहस्पति के साथ विराजमान है। तीसरा भाव जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से उठा करके देखा जाए तो ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है वो तीसरा भाव माना जाता है। यानी नॉर्थ और ईस्ट के जो प्रदेश हैं, जो भारत का जो ये हिस्सा है, यहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना राहु जरूर कराने के लिए तैयार करेगा। तो यहां इनको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी यदि इनको इस वर्ष को और बेहतर बनाना है। छठा भाव आग्नेय कोण को यानी हम साउथ ईस्ट का जो क्षेत्र कहते हैं वो छठे भाव को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर चंद्रमा नीचस्थ होकर के विराजमान है। यहां पर भी इस पार्टी को और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। एक तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये दोनों क्षेत्र, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति के लिए, बीजेपी के लिए, भारतीय प्रधानमंत्री के लिए उथल पुथल और चिंता का विषय बनेंगे। तो मैं उनको सबसे पहले जो अगला कार्यकाल है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं परमात्मा रक्षा करें और जीवन में उसी प्रकार आगे बढ़ें।